बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम बनाएंगे वर्कशीट। तो वर्कशीट क्या होती है? वर्कशीट एक शीट होती है दैट comprises all the basic financial statement in a single sheet। ठीक है, तो वर्कशीट जो है वो एक ही शीट में हमारे पास तमाम बेसिक जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं वो एक ही शीट में प्रेजेंट की जाती है, जिसमें ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट्स, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट होती है। तो ये बेसिक तमाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब एक ही शीट पर आ जाती है तो उसको हम वर्कशीट कहते हैं। तो इस वर्कशीट के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हम करेंगे प्रॉब्लम 4-1A। तो 4-1A में Sherlock Holmes began operation as a private investigator on January 1st, 2014. The trial balance columns of the worksheet for Sherlock Holmes PI Incorporation at March 31st are as follows। तो आप देखिए टाइम पीरियड सबसे पहले नोट किया करें, जनवरी 1st से मार्च 31st तक का पीरियड है। इट मीन्स के इंफॉर्मेशन हमारे पास ये क्वार्टर की है। तो फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर हमारे पास ये जो है ट्रायल बैलेंस की इंफॉर्मेशन आ गई हुई है। इसके अलावा हमें अदर डेटा गिवन है, तो अदर डेटा जो होता है दैट इज फॉर एडजस्टमेंट्स के लिए गिवन होता है। और इंस्ट्रक्शंस में है कि एंटर द ट्रायल बैलेंस ऑन अ वर्कशीट एंड कंप्लीट द वर्कशीट। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है कि इस ट्रायल बैलेंस को वर्कशीट में एंटर करना, एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है, कुछ भी नहीं करना। जैसी इंफॉर्मेशन गिवन है एज इट इज ट्रायल बैलेंस के कॉलम्स में ये इंफॉर्मेशन हमने डाल देनी है। उसके बाद इस अदर डेटा को यूज करते हुए हमने ये एडजस्टमेंट्स जो है वो एडजस्टमेंट्स के कॉलम में करनी है, और फिर बाकी की वर्कशीट एज इट इज हमने कंप्लीट करनी है। तो आइए चलिए देखते हैं, इसको हम वर्कशीट पे डाल देते हैं। तो ये हमारे पास शेरलॉक होम्स टाइटल है, शेरलॉक होम्स पीआई इनकॉर्पोरेशन वर्कशीट बनाने जा रही है फॉर द क्वार्टर एंडेड मार्च 31st। तो ये कॉलम जो है हमारे पास टाइटल्स के लिए है, और उसके बाद ट्रायल बैलेंस की इंफॉर्मेशन है। तो ये मैं इंफॉर्मेशन को एज इट इज जो है वो उसमें एंटर कर देती हूँ, कॉपी पेस्ट कर देते हैं जस्ट फ्रॉम द गिवन ट्रायल बैलेंस। तो ये सारी जो ट्रायल बैलेंस की इंफॉर्मेशन थी, कैश अकाउंट, रिसीवेबल, सप्लाईज, प्रीपेड, इंश्योरेंस, इक्विपमेंट, नोट पेएबल, अकाउंट पेएबल, कॉमन स्टॉक, डिविडेंड, सर्विस रेवेन्यू, सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंस, ट्रैवल एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस एंड टोटल अमाउंट्स। तो ये हमने एज इट इज कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। तो अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, ये जो हमारे पास अदर डेटा गिवन है, 5 इंफॉर्मेशन है, 1 2 3 4 5, इन इंफॉर्मेशन को हमने एडजस्ट करना होगा। तो एडजस्टमेंट्स जो है वो हमने एडजस्टमेंट्स के कॉलम में करनी है। तो पहली एडजस्टमेंट है सप्लाईज ऑन हैंड टोटल 480। तो सप्लाईज हमारे पास जो पहले से मौजूद हैं वो 1250 है, और इस वक्त हमारे पास जो है वो 480 जो है ऑन हैंड है। तो 1250 माइनस 480, तो ये हमारा हो जाएगा सप्लाईज एक्सपेंस। तो अब इसको हम एडजस्टमेंट्स में करते हैं, सप्लाईज एक्सपेंस। अब ये कि यहाँ हमारा टोटल हो गया है, तो अब जो भी एडजस्टमेंट्स हमने करनी होगी वो इस टोटल के नीचे करनी होगी। इसमें हम थोड़ा सा फॉर्मेट से हट जाते हैं, बट दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द वर्कशीट कि जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी वो टोटल से नीचे आएंगी। तो सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा हमारा, तो ये डेबिट के कॉलम में मेंशन कर देंगे। तो ऑन हैंड हमारे पास जो है सप्लाईज हैं 1250, और ऑन हैंड हमारे पास है 480। तो 770 जो है वो हमारा एक्सपेंस हो गया है सप्लाईज का। 770 जो है हम उसको डेबिट के कॉलम में मेंशन कर देंगे, और 770 जो है हम उसको सप्लाईज के अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, 770। तो ये हमारी पहली एडजस्टमेंट जो है वो कंप्लीट हो गई। इसके साथ जो है हम 1 मेंशन कर देते हैं, दैट इज फॉर द फर्स्ट एडजस्टमेंट। अब सेकेंड एडजस्टमेंट जो है वो हमारी है डेप्रिसिएशन 720 पर मंथ। तो नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट है फॉर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, दैट इज 720 पर मंथ। तो सेकेंड में हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, दैट इज 720 पर मंथ। और हमारे पास जो है टोटल 3 मंथ्स हैं, तो हम
2160 जो है डेबिट में लिख लेंगे। एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो एक्यूमुलेटेड का इक्विपमेंट के बाद होना चाहिए, लेकिन वो अभी तक नहीं बना हुआ है अकाउंट, तो इसका मतलब है इसको भी हम यहाँ पर ही मेंशन करेंगे। तो हमारी दूसरी एडजस्टमेंट हो गई। थर्ड एडजस्टमेंट इज फॉर interest accrued on 6-month note payable issued January 1st, that is 300। तो इंटरेस्ट 6 मंथ के नोट पेएबल पर जो है 300 का इंटरेस्ट जो है वो एक्रूड हो चुका है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट हो जाएगा। तो इसको हम वर्कशीट में देखें तो हमारे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस का भी अकाउंट नहीं है और इंटरेस्ट पेएबल का भी अकाउंट नहीं है। इट मींस कि जो हमारी जो थर्ड है, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 300 and interest पेएबल 300 क्रेडिट हो गया। तो ये हमारी डेबिट एंड क्रेडिट की एंट्री कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो है दैट इज फॉर इंश्योरेंस एक्सपायर्स एट अ रेट ऑफ 200 पर मंथ। सो इंश्योरेंस एक्सपायर्स, इंश्योरेंस एक्सपेंस हो रहा है 200 पर मंथ, तो 3 मंथ्स के लिए हो जाएगा हमारे पास 600। ठीक है, तो इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट एंड प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट। इंश्योरेंस एक्सपेंस 600 डेबिट एंड प्रीपेड इंश्योरेंस हमारे पास यहाँ पर पहले से जो अकाउंट्स मौजूद होंगे उनको हम एज इट इज उन्हीं के सामने मेंशन कर देंगे, और जो अकाउंट्स मौजूद नहीं है उनको हम नीचे मेंशन कर देंगे। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट वन, सर्विस प्रोवाइडेड बट अनबिल्ड अमाउंट ऑफ 1080। तो सर्विसेज दे दिए लेकिन अभी तक बिल नहीं भेजा, तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा और सर्विस रेवेन्यू क्रेडिट हो जाएगा। तो ये दोनों अकाउंट्स हमारे पास पहले से ही मौजूद है। अकाउंट रिसीवेबल जो है हमारा डेबिट हो जाएगा 1080 एंड सर्विस रेवेन्यू जो है हमारा क्रेडिट हो जाएगा बाय एन अमाउंट ऑफ 1080। तो ये सारी एडजस्टमेंट्स जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई हैं। तो अब हम बनाएंगे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। तो अब देखें कैश के अकाउंट में ना कुछ डेबिट हुआ है ना कुछ क्रेडिट हुआ है, तो यही अमाउंट हमारे हमें एज इट इज वैसे ही लिख देनी है। तो अकाउंट रिसीवेबल में पहली अमाउंट हमारी डेबिट के कॉलम में है और एडजस्टमेंट्स भी हमारी डेबिट हो रही हैं, तो डेबिट और डेबिट जो है वो हमेशा जो है ऐड हो जाएंगे। तो पहले अमाउंट प्लस जो एडजस्टमेंट्स में हुई है। फिर सप्लाईज में देखें ये डेबिट का बैलेंस है लेकिन अमाउंट यहाँ पर क्रेडिट होनी चाहिए थी, सॉरी इसको क्रेडिट में लिखना होगा। तो ये क्रेडिट हो जाएगी, तो ये हमारे पास डेबिट एंड क्रेडिट माइनस हो जाएंगी, डेबिट माइनस क्रेडिट। इसी तरह प्रीपेड में भी ये हमारे पास डेबिट की अमाउंट है और ये क्रेडिट की अमाउंट है, तो ये माइनस हो जाएगा। तो इक्विपमेंट में कुछ एंट्री नहीं हुई, एज इट इज़ वापस आ जाएगा। नोट पेएबल में भी हमारे पास कुछ एंट्री नहीं हुई, तो ये अमाउंट ऐसे आ जाएगी। जहाँ पे कोई एंट्री नहीं होगी वो नहीं अमाउंट्स को हम वैसे ही मेंशन कर देंगे। डेबिट और क्रेडिट का ख्याल रखना है कि डेबिट की अमाउंट्स डेबिट वाले कॉलम में होनी चाहिए और क्रेडिट्स की अमाउंट्स क्रेडिट वाले कॉलम में होनी चाहिए। सर्विस रेवेन्यू में हमारे पास प्रीवियस क्रेडिट बैलेंस 14,200, न्यू एंट्रीज 1,080, तो दोनों जो है हमारे पास क्रेडिट के कॉलम में ऐड हो जाएंगे। देन एक्सपेंसेस अकाउंट, तो ये हमारे एज इट इज आ जाएंगे। टोटल के कॉलम को यहाँ पर हम छोड़ देंगे। अब हमारे पास सप्लाईज एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक्यूमुलेटेड क्रेडिट साइड पर आएगा, देन इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट साइड पर, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट साइड पर, एंड इंश्योरेंस एक्सपेंस
डेबिट साइड पर। तो अब यहाँ पर अगेन हम टोटल, अच्छा एडजस्टमेंट्स का टोटल नहीं करना, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का टोटल हो जाएगा। ठीक हो गया। और इसी तरह से हम तो ये हमारा टोटल हो गया। इसको हम यहाँ पर डबल लाइन साइन कर देंगे, इसको भी डबल लाइन कर देते हैं। तो ये हमारा जो है ट्रायल बैलेंस के बाद हमने एडजस्टमेंट्स की, एडजस्टमेंट्स के बाद एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो अब हमने करना है दैट इज टू मेक द कॉलम्स फॉर द इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट का मतलब है कि इसमें हमने अपनी इनकम का हिसाब देना है। तो इनकम आती है जब हम बात करते हैं रेवेन्यू और एक्सपेंसेस की। तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यू से लेकर जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं, ये तमाम एक्सपेंसेस जो है हम एज इट इज इनकम स्टेटमेंट वाले कॉलम में मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पर अगर मैं इनको हाइड कर लूँ तो यू कैन सी दैट दिस इज एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, दिस इज इनकम स्टेटमेंट। तो इसमें अब हम सिर्फ हमें वो वाले रोज चाहिए जो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस मेंशन कर रहे हैं। तो रेवेन्यू को क्रेडिट साइड पर मेंशन कर देंगे, और इसी तरह से ये जो हमारे एक्सपेंसेस हैं इनको एज इट इज मेंशन करते जाएंगे। टोटल को लिखने की जरूरत नहीं है। सप्लाईज एक्सपेंस, सिर्फ एक्सपेंसेस मेंशन करने हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक्यूमुलेटेड नहीं जाएगा, ये एक्सपेंस नहीं है ना रेवेन्यू है। इसी तरह से इंटरेस्ट एक्सपेंस और इंटरेस्ट पेबल भी हमारी लाइबिलिटी है, ये नहीं जाएगी। और ये अब हमारे पास लास्ट वन है इंश्योरेंस एक्सपेंस। ठीक है, तो अब ये रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, दिस इज द रेवेन्यू, दीज आर ऑल द एक्सपेंसेस। ठीक है, सैलरीज एक्सपेंस, ट्रैवल एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस, then is supplies expense, depreciation, interest expense and insurance expense। तो यहाँ पर हम टोटल कर लेते हैं sum of all the expenses। ठीक है, टोटल हो गया एक्सपेंसेस का और ये टोटल हो गया रेवेन्यू का। तो अब क्या होगा, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस जो है ये हमारी हो जाती है नेट इनकम। ठीक है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, दिस इज आवर नेट इनकम। तो यहाँ पर ये हम इसको नेट इनकम जो है मेंशन कर देंगे यहाँ पर। तो ये नेट इनकम जो है इसको अब आपने मेंशन करना होगा बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड पे। ये नेट इनकम कहाँ चली जाती है, ये बैलेंस शीट के रिटेन्ड अर्निंग वाले हिस्से में जाती है। तो कल इसको वर्कशीट में हम बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड पर मेंशन कर देंगे। ठीक है, ये नेट इनकम जो है ये हमारी बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड पर चली जाएगी। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब ये देखें रेवेन्यू से लेकर जितने भी हमारे एक्सपेंसेस थे, ये सारे एक्सपेंसेस जो हैं इनको अब हमने इनकम स्टेटमेंट में मेंशन कर दिया हुआ है। अब बाकी के जो अकाउंट्स हैं कैश से लेकर डिविडेंड तक, ये अब हमारे चले जाएंगे बैलेंस शीट के पोर्शन में। तो इनको जो है हम जो डेबिट वाली अमाउंट्स हैं उनको डेबिट में लिखते जाएंगे, और जो क्रेडिट वाली अमाउंट्स होंगी
ये तो ये सारी, अब ये रेवेन्यू इसको मैंने पे हाईलाइट किया हुआ है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ पर नहीं आएंगी। और नीचे इनकम हम ऑलरेडी लिख चुके हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर भी कुछ हमारे आइटम पड़े हुए थे जो कि बैलेंस शीट के थे, क्योंकि एक्सपेंसेस तो चले गए हैं इनकम स्टेटमेंट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड पर आ जाएगा 2160। देन इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट पेएबल, ये भी हमारा क्रेडिट साइड पर आ जाएगा, इंटरेस्ट पेएबल। तो इसके अलावा जो है हमारे पास और भी देखें, एक्सपेंस नहीं जाएगा, एक्सपेंस नहीं जाएगा, ये हमने कर दिया। इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट पेएबल हमने कर दिया, इंश्योरेंस एक्सपेंस। तो ये अब हमारे पास लास्ट स्टेप क्या होगा, हम टोटल कर देंगे बैलेंस शीट की डेबिट एंड क्रेडिट साइड को। ये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को टोटल कर देंगे। तो यहाँ पर हम सम करते हैं। चलो तो क्या है, जी, और अब इसको सम करते हैं। तो ये हमारी दोनों साइड जो है इक्वल आ गई हैं। तो बैलेंस शीट की डेबिट और क्रेडिट साइड जो है वो इक्वल होनी चाहिए। तो अब मैं आपको पूरी वर्कशीट जो है दिखा देती हूँ। तो ये हमारे पास टोटल था, इसको अब खत्म कर देते हैं, इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला कॉलम था ट्रायल बैलेंस का, जो कि यहाँ पर आके एंड हो गया, और इसकी दोनों डेबिट और क्रेडिट हमारे पास इक्वल आ गई। उसके बाद जो है एडजस्टमेंट्स हमने की थी, तो एडजस्टमेंट को टोटल करने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाया, तो इसकी भी दोनों साइड हमारे पास इक्वल आ गई। फिर उसके बाद हमने इनकम स्टेटमेंट बनाई, तो इनकम स्टेटमेंट में ये हमारे पास जो है इनकम आ गई, जिसको हमने बैलेंस शीट में फॉरवर्ड कर दिया था। और लास्ट में हमने जो है बैलेंस शीट बना ली। तो बैलेंस शीट के भी डेबिट और क्रेडिट साइड हमारे पास इक्वल आ गई। इसको भी हम डबल लाइन नीचे से असाइन कर देते हैं, ऊपर से सिंगल, नीचे से डबल लाइन। और ये अब हमारी वर्कशीट जो है इसके साथ ही कंप्लीट हो गई। तो ये हमारे पास जो है, देखते हैं कि ये इंटर द ट्रायल बैलेंस ऑन वर्कशीट एंड कंप्लीट द वर्कशीट, ये पार्ट जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद है प्रिपेयर एन इनकम स्टेटमेंट एंड रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट फॉर द क्वार्टर एंड क्लासिफाइड बैलेंस शीट एट March 31st। तो वर्कशीट से ही सारी अब इंफॉर्मेशन हमारे पास आएंगी तमाम स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए। अब हमने क्या बनानी है, इनकम स्टेटमेंट बनानी है, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग बनानी है, और बैलेंस शीट बनानी है। तो अब सब इंफॉर्मेशन हमारे पास वर्कशीट में मौजूद है। ठीक है, ये वर्कशीट में तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद है। इन्हीं इंफॉर्मेशन को हमने इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लेकर जाना होगा। तो सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट में ये हमारे पास है तमाम रेवेन्यू और एक्सपेंसेस की इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले जो है हम रेवेन्यू मेंशन कर देते हैं, सर्विस रेवेन्यू। तो सर्विस रेवेन्यू, ये हमारे पास सर्विस रेवेन्यू आ गया। देन लेस ऑल द एक्सपेंसेस। तो कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं हमारे पास, ये हमारे पास एक्सपेंसेस हैं, सैलरीज, ये एक्सपेंसेस। ठीक है, सैलरीज एक्सपेंस हमारे पास कितने हैं, और इसके बाद इसको मैं थोड़ा सा, उसके बाद नेक्स्ट और भी हमारे पास एक्सपेंसेस हैं, जिस तरह से सप्लाईज एंड अप्रिसिएशन एक्सपेंस।
देन हमारे पास कुछ और भी एक्सपेंसेस थे, जिस तरह इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड इंश्योरेंस एक्सपेंस। इनकी वैल्यूज मेंशन कर देते हैं। सप्लाईज एक्सपेंस, तो ये हमारी तमाम एक्सपेंसेस हो गए। हम तमाम एक्सपेंसेस का जो है टोटल कर लेते हैं। पहले भी हमने किया हुआ है वर्कशीट में, यहाँ पर दोबारा से कर लेते हैं। तो आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं उन्हीं वैल्यूज को दोबारा लिख के। तो हमारे पास ये हो गई टोटल रेवेन्यू, उसमें ऐड कर देते हैं टोटल एक्सपेंसेस। है तो वही इनकम जो हमने वर्कशीट में आई थी, वही अब हमारे पास यहाँ पर भी आ गई है। तो ये हमारे पास आ गई नेट इनकम। तो इनकम स्टेटमेंट बनाने का मकसद होता है नेट इनकम फाइंड करना। नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग बनाना। शेरलॉक को टाइटल देंगे, स्टेटमेंट का नाम लिखेंगे, पीरियड का नाम लिखेंगे। बिगिनिंग बैलेंस हमारे पास ऐसा कोई नहीं है रिटेन अर्निंग का, तो बिगिनिंग बैलेंस जो है वो हमारे पास जीरो ही आ जाएगा। तो इसको जो है हम जीरो नेट इनकम, अब इसमें हमारे पास जो अभी हमने कैलकुलेट किया 6480, तो ये हमारा सब टोटल हो जाएगा। दोनों को अगर यहाँ पर भी कोई वैल्यू होती तो दोनों ऐड होकर ये हमारे पास सब टोटल आ जाएंगी। लेस डिविडेंड, तो वर्कशीट में देखें हमारे पास डिविडेंड की वैल्यू कितनी है, ये डिविडेंड का है। डिविडेंड की वैल्यू है हमारे पास 600। तो ये अब हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे 600। ठीक है, तो ये सब टोटल में से माइनस कर देंगे डिविडेंड को, तो ये हमारे पास आ जाएगा बैलेंस ऑन March 31। ठीक है, March 31 को हमारे पास रिटेन अर्निंग का ये बैलेंस है, और यही अमाउंट फिर हमारी चली जाएगी बैलेंस शीट में। तो लास्ट स्टेटमेंट हमने बनानी है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन हम वर्कशीट को ओपन करेंगे और उसमें ये जो अमाउंट्स हैं, ये सारी अमाउंट्स हम एज इट इज, पहले हम एसेट्स की सारी वैल्यूज ले लेते हैं। ये हमारे पास कैश, कैश, अकाउंट रिसीवेबल, सप्लाईज, प्रीपेड, टोटल करंट एसेट्स। तो टोटल के लिए हम इसको सम कर लेंगे। तो ये हमारे पास टोटल करंट एसेट्स आ गए। उसके बाद हमारे पास है इक्विपमेंट। इक्विपमेंट की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 30,000 थी जी। 30,000 इक्विपमेंट की वैल्यू है, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की वैल्यू है 2160, एंड एक्यूमुलेटेड 2100, 2160। ठीक है, ये हमारे ये इक्विपमेंट की वैल्यू, और इसका एकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन दोनों को बैलेंस शीट में साथ ही लिखा जाता है। तो ये हमारे पास नेट फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू आ जाएगी, जिसको हम लिखते हैं 30,000 माइनस एकोमुलेटेड। तो ये हमारे पास आ गई नेट फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू। तो ये हमारे पास है टोटल करंट एसेट्स, और ये हमारे पास है टोटल फिक्स्ड एसेट्स। तो तो अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी टोटल वैल्यू, टोटल एसेट्स की वैल्यू, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। 20,690 प्लस
जो नेट एसेट्स की वैल्यू है, तो दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास टोटल एसेट्स की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट पोर्शन होता है हमारा लाइबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी। तो उसमें पहले हम करंट लाइबिलिटीज में हमारे पास है अकाउंट पेएबल एंड नोट पेएबल। तो अकाउंट पेएबल है और नोट पेएबल है, दो हमारे पास अकाउंट्स थे, तो उनको मैंने पहले ही लिख दिया है। तो वर्कशीट में जाकर देखते हैं, तो दिस इज नोट पेएबल, दिस इज अकाउंट पेएबल। ठीक है, ये इसको हम ले लेते हैं, नोट पेएबल, अकाउंट पेएबल। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास देखें नीचे हमने एक किया था इंटरेस्ट पेएबल, तो ये भी हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 300 की इंटरेस्ट पेएबल की, अकाउंट पेएबल के बाद। इंटरेस्ट पेएबल की वैल्यू थी हमारे पास 300, तो यहाँ पर आ जाएगी टोटल करंट लाइबिलिटीज की वैल्यूज। तो ये हमारे पास टोटल करंट लाइबिलिटीज आ गई। अब हमारे पास नेक्स्ट पोर्शन होता है स्टॉक होल्डर्स इक्विटी का। तो स्टॉक होल्डर्स इक्विटी में हमारे पास पहले आ जाएगा कॉमन स्टॉक। तो कॉमन स्टॉक हमारे पास की वैल्यू है 20,000। और रिटेन्ड अर्निंग की वैल्यू जो हमने ऊपर मालूम की है 5,880। तो ये दोनों मिलकर हमारे पास बना लेंगे इक्विटी का हिस्सा। सो दिस इज टोटल इक्विटी। अब टोटल इक्विटी और टोटल लाइबिलिटीज को ऐड कर लेंगे। 48,530 ये हमारे पास टोटल एसेट्स थे, और ये टोटल लाइबिलिटीज एंड इक्विटी हो गया। तो इसमें जो है हम डॉलर साइन नहीं लगाएंगे, इधर भी इधर होगा, इधर नहीं होगा। ओके, तो ये हमारी फॉर्मेट होगी। ठीक हो गया। बैलेंस शीट की एसेट्स हमारे पास हो गए, ये टोटल करंट एसेट्स, ये नेट फिक्स्ड एसेट्स, ये टोटल एसेट्स, ये टोटल लाइबिलिटीज, कॉमन स्टॉक, रिटेन्ड अर्निंग, टोटल इक्विटी एंड टोटल ऑफ लाइबिलिटीज एंड इक्विटी। तो ये बैलेंस शीट का हमारे पास टोटल एसेट्स और ये टोटल लाइबिलिटीज एंड इक्विटी को इक्वल आना चाहिए। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स भी हमने कंप्लीट कर ली। ठीक है, बी पार्ट में हमने इनकम स्टेटमेंट और तमाम जो है हमने कंप्लीट कर लिया। जर्नलाइज द एडजस्टिंग एंट्रीज फ्रॉम द एडजस्टमेंट कॉलम ऑफ द वर्कशीट। ये जो हमने एडजस्टमेंट्स की थी ना वर्कशीट में, वो कह रहे हैं कि आप इनको आप प्रॉपर जर्नल भी करें। तो चलें इनको जर्नल में कर लेते हैं। तो ये हमारा जर्नल हो गया। तो एडजस्टमेंट्स जो होती हैं लास्ट डे ऑफ द पीरियड होती हैं। तो 31 मार्च हमारी लास्ट डेट है। तो पहली एडजस्टमेंट जो है वो सप्लाईज ऑन हैंड 480 की हैं, और जो हमने सप्लाईज का जो ये वाली जो है सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट एंड सप्लाईज क्रेडिट 770। इस वक्त हमें अकाउंट नंबर नहीं गिवन है, तो हम इस वजह से रेफरेंस में कोई नंबर नहीं डालते। टू रिकॉर्ड द सप्लाईज एक्सपेंस फॉर द क्वार्टर। जी, तो नेक्स्ट है हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के लिए। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट किया था हमने, इसको देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वाज 2160।
and accumulated depreciation equipment 2160 to record the depreciation expense for the quarter. नेक्स्ट हमारे पास है इंटरेस्ट एक्सपेंस के लिए इंटरेस्ट expense debit amount is 300 and interest payable to record the interest expense for the period. Next हमारे पास है insurance expense 600 and prepaid insurance to record the insurance expense for the period. And last one was for the account receivable. Debit amount is 1080 and service revenue 1000 to record the service revenue for the period. तो ये एडजस्टिंग एंट्रीज जो है हमने उनको जर्नल में रिकॉर्ड कर दिया। ये आपके समझने के लिए पहले कि मैंने मेंशन कर दिया है ये उसकी जो नरेशन है, बाकियों की जो है आप खुद देख लीजिएगा। लास्ट पार्ट है journalize the closing entries from the financial statement columns of the worksheet. तो क्लोजिंग अब हमने करनी है। तो क्लोजिंग किन अकाउंट्स की होती है? वो अकाउंट्स जो इनकम स्टेटमेंट में आते हैं। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट में जो अकाउंट्स आते हैं उनको क्लोज किया जाता है। तो इनको क्लोज करते हैं रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के अकाउंट को। तो सबसे पहले हम क्लोज करते हैं रेवेन्यू के अकाउंट को। तो रेवेन्यू को अकाउंट को जब हम क्लोज करेंगे तो हमारा जो है सर्विस रेवेन्यू जो है वो डेबिट हो जाएगा और इनकम समरी का अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो क्लोजिंग भी लास्ट डे ऑफ द पीरियड होती है, तो उसके लिए भी हम 31 मार्च ही मेंशन करेंगे। तो सर्विस रेवेन्यू विद द सेम अमाउंट हमारे पास है 15,280 15,280 जो है वो डेबिट हो जाएगा एंड इनकम समरी का अकाउंट जो है क्रेडिट हो जाएगा 15,280। ठीक है, तो ये हमने मेंशन करेंगे टू क्लोज द रेवेन्यू अकाउंट, सर्विस रेवेन्यू अकाउंट। ठीक है, तो सर्विस रेवेन्यू का अकाउंट जो है इससे एंट्री से क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट होगा टू क्लोज द सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंस अकाउंट। सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंस ये डेबिट साइड पर होते हैं, तो इनको क्लोज करने के लिए हम क्रेडिट करेंगे और डेबिट जो होगा वो हमारा इनकम समरी का अकाउंट होगा। इनकम समरी डेबिट and salaries and wages expense credit amount is 2240 2240 to close the salaries account। अच्छा जी, नेक्स्ट हमने क्लोज करना है ट्रेवल एक्सपेंस अकाउंट। ट्रेवल एक्सपेंस अकाउंट को क्लोज करने के लिए इनकम समरी डेबिट, ट्रेवल एक्सपेंस में हमारे पास अमाउंट है 1300 और उसको क्लोज करेंगे हम बाय क्रेडिटिंग। एक्सप्लेनेशन में मेंशन कर देंगे टू क्लोज द ट्रेवल एक्सपेंस अकाउंट।
नेक्स्ट हमने क्लोज करना है रेंट एक्सपेंस अकाउंट। अगेन डेट हमारी 31st आएगी। इनकम समरी अकाउंट और इसमें अमाउंट है हमारे पास 1200। टू क्लोज रेंट एक्सपेंस अकाउंट। नेक्स्ट हमने क्लोज करना है मिसलेनियस एक्सपेंस को। मिसलेनियस एक्सपेंस में अमाउंट है हमारे पास 230। टू क्लोज द मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट। अच्छा जी, इसके बाद हमने क्लोज करना है मिसलेनियस तक हमने क्लोज कर लिया। नेक्स्ट हमने क्लोज करना है सप्लाईज एक्सपेंस अकाउंट को। इनकम समरी, इसमें हमारे पास अमाउंट है 770। to close the supplies expense account। नेक्स्ट हमने क्लोज करना है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट। नेक्स्ट क्लोज करना है हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट। एंड लास्ट वन हमने क्लोज करना है इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट। ये हमारे तमाम एक्सपेंसेस के अकाउंट जो है वो क्लोज हो गए हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारे पास इनकम समरी को क्लोज करने का अकाउंट। तो इस वक्त हमारे पास इनकम समरी में जो वैल्यू जाती है वो हमारे पास हो गई 6480। दैट इज द रेवेन्यू माइनस ऑल द एक्सपेंसेस। 6480 की अमाउंट जो है वो इनकम समरी में जाएगी। तो इस अमाउंट को अब हमने डालना होता है रिटेन अर्निंग के अकाउंट में। सो नाउ वी विल हैव टू क्लोज द इनकम समरी अकाउंट एज वेल। तो इनकम समरी में चूंकि हमारे पास इस वक्त पॉजिटिव वैल्यू आई है तो इनकम समरी जो है वो डेबिट हो जाएगा।
विद द अमाउंट ऑफ, जो हमारे पास इनकम की वैल्यू आई थी 6480। एंड और ये अमाउंट हमारी चली जाएगी, इसको हमने इसको बैलेंस शीट में लेके जाना होता है, तो रिटेन्ड अर्निंग के अकाउंट से ये हमारी बैलेंस शीट में चली जाएगी 6480। टू क्लोज द इनकम समरी अकाउंट। और लास्ट हमारे पास होगा टू क्लोज द, ये डिविडेंड का जो अकाउंट होता है इसको क्लोज करना होता है। तो डिविडेंड को क्लोज करने के लिए डिविडेंड का डेबिट बैलेंस होता है, तो इसको हम क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट क्या होगा, डेबिट होगा हमारा रिटेन्ड अर्निंग का अकाउंट 600 एंड टू क्लोज द डिविडेंड अकाउंट। इसके साथ ही हमने ये सारी जो है क्लोजिंग एंट्री, तो ये हमारे पास क्लोजिंग एंट्रीज जो है हो गई है सर्विस रेवेन्यू। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जितने भी हमारे एक्सपेंसेस के लिए जो एंट्रीज की हैं क्लोजिंग, इसके लिए हम वन मल्टीपल एंट्री भी कर सकते हैं। वन मल्टीपल एंट्री की इनकम समरी, क्योंकि हर अकाउंट में डेबिट हो रहा है, तो वन डेबिट एंड ऑल दीज एक्सपेंसेस क्रेडिट, यानी कि वन बाय वन तमाम एक्सपेंसेस को क्रेडिट कर दें और एक ही दफा में इनकम समरी को डेबिट कर दें। और ये तमाम का जो सम, एक्सपेंसेस में तो इंडिविजुअली आएंगे, इनकम समरी में इन तमाम का सम करके हम जो है मेंशन कर सकते हैं। तो वन कंपाउंड एंट्री भी इसके लिए की जा सकती है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगी कि एक कंपाउंड एंट्री अगर हमने करनी हो तो फिर हम किस तरह से करेंगे। तो इंडिविजुअल अगर हमने हर अकाउंट को वन बाय वन क्लोज करना होगा तो इस तरह से हम करेंगे, और अगर वन कंपाउंड एंट्री करनी हो तो वो हम प्रॉब्लम 4-5A में करेंगे, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह वो अपलोड करूंगी। तो इसके साथ ही मैं इसको वीडियो को यहीं पर ही क्लोज कर रही हूँ। तो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी दैट विल बी फॉर अबाउट प्रॉब्लम 4-5A।